हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागिन सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। कौन सा है बेटे? चैप्टर नंबर 8 आज स्टार्ट कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर है? तो किसके बारे में पढ़ेंगे बेटे हम? हाइट एंड डिस्टेंस। तो आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस तो होता क्या है बेटे? जानते नहीं जानते हैं? हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। कोई भी चीज़ हमसे कितनी ऊंचाई पर है, जैसे मैं कह दूं ये वाला पॉइंट हमसे कितनी ऊंचाई पर है, तो इसी को क्या कह देते हैं? हाइट। और डिस्टेंस तो जानते हैं ना बेटे, क्या कहते हैं इसे? दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। कितनी ऊंचाई पे है और साथ ही साथ कितनी दूरी पर होगा। जैसे ये पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट है तो हमसे यहाँ से कितनी दूरी पर है। क्लियर है बेटे? हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हाइट का मतलब बेटे आप जानते हैं ऊंचाई, और डिस्टेंस का मतलब दूरी। तो देखो बेटे, इन्हें निकालने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। क्या है? सबसे पहले पढ़ेंगे बेटे हम इसमें, सबसे पहला पॉइंट होगा, जो हेडिंग है हमारी वो है लाइन ऑफ साइट। क्या है? लाइन ऑफ साइट। ये होता क्या बेटे? इसे वैसे हिंदी में कहते हैं बेटे हम दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं इसे? दृष्टि रेखा। ये है क्या चीज़ है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये कह रहा है बेटे, लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि जब हमारी कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे मान लो हमसे कोई भी वस्तु है जो कि हमसे थोड़ी दूरी पर है, मान लो ये रही। क्लियर है? ये क्या है? ये यहाँ पे कोई वस्तु है हमारी, जिसे हम क्या कह देते हैं बेटे? ऑब्जेक्ट। क्या है? मान लो कोई हमारा ऑब्जेक्ट है ये वाला, और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम क्या है? यहाँ पे खड़े हुए हैं, और हमारा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, तो हमारे द्वारा इसे जब देखा जाता है ना, हम जब मान लो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं इसे, यहाँ पे बन गई बेटे एक आँख सी बन गई हमारी। ये क्या है? ठीक है बेटे, यहाँ से हम क्या है? इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो देखने पे हम क्या करें? एक सीधी नज़र मार देना बेटे। जैसे अब मैं उस पर नज़र मारूं, ये सीधी वाली, तो इसको ये देख रहा हूँ बेटे, ये जो लाइन खींच रहा हूँ इधर की तरफ हो। ठीक है? ये कैसी होती है? इमेजरी लाइन होती है बेटे। ये है नहीं कि हम यूँ खींच रहे हैं तो बेटे लाइन खिंच गई हमारी देखते ही। क्लियर है? तो हम कहते हैं कि हमारे द्वारा जब किसी भी वस्तु को देखा जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, तो एकदम सीधी जो डायरेक्शन होती है, उसकी सीधी डिस्टेंस होती है, उसी को कह देते हैं हम लाइन ऑफ साइट। क्या है बेटे? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। क्लियर है? और ये कहाँ से बनती है बेटे? हमारे एक हॉरिजेंटल पॉइंट से, हॉरिजेंटल लाइन कह लो इसे, हॉरिजेंटल लाइन से। अर्थात अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्या बेटे? अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जैसे मैं आपकी तरफ खड़ा हूँ, मैं सीधा देख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सीधा आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो बेटे ये सीधी जो नज़र है उसी को हम क्या कह देते हैं? हॉरिजेंटल लाइन कह देते हैं। और जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे देखें, ऊपर या नीचे देखें, तो उस जो एक लाइन बनती है उनके, हमारी आंख के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, उसी लाइन को क्या कह देते हैं? डिस्टेंस वाली लाइन को लाइन ऑफ साइट, अर्थात दृष्टि रेखा। क्या कह देते हैं बेटे? उसे दृष्टि रेखा कह देते हैं। क्लियर है बेटे? समझ में आई? लाइन ऑफ साइट क्या होता है? अगर हम यहाँ पर जैसे कोई खड़े हैं, तो हमारी एक सीधी नज़र पड़ेगी, सीधी जो हमारे मुंह की जस्ट सीधी नज़र होती है, उसे क्या कह देते हैं बेटे? हॉरिजेंटल लाइन कह देते हैं, बिल्कुल सीधी तक। और अब यहाँ से अगर ऊपर नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसको क्या कह देते हैं? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। किसी पे भी कहते हैं ना दृष्टि रेखा पढ़ना, अर्थात उसको देखना। क्लियर है बेटे? यहाँ तक समझ में आई नहीं आई? किसी को भी प्रॉब्लम है बेटे? क्लियर है यहाँ तक? तो देखो बेटे, अब दूसरी हेडिंग देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे हिंदी में कह देते हैं बेटे उन्नयन कोण। क्या कह देते हैं इसे? उन्नयन कोण। क्लियर है? तो ये क्या होता है बेटे? तो देखो, बिल्कुल सेम है इसी की तरह। मान लो यहाँ पर बेटे हम खड़े हुए हैं। क्या है? यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और हमने यहाँ से ये सीधी दृष्टि मारी आगे की तरफ, तो क्या हो जाएगा बेटे? एक
दृष्टि रेखा को जो हमने एक सीधी तक मुंह के सामने एक जो दृष्टि जाती है, वो जो लाइन खींची जाएगी उसके अकॉर्डिंग, उसी को क्या कह देंगे बेटे हम, हॉरिजेंटल लाइन। क्लियर है? जिसे हिंदी में क्या कह देते हैं बेटे, क्षैतिज भी कह देते हैं। जैसे नाम दे लो इसे, क्या नाम दे लेते हैं, इसे ओ, इसे दे देते बेटे एक्स। क्लियर है? तो हमारा याद रखो कि हम यहाँ पे सीधे खड़े हुए हैं, सीधी नज़र मार रहे हैं। क्लियर है? जैसे मैं आपके सामने खड़ा हो गया, मैं सीधी एक आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो जो सीधी नज़र है बेटे, वो जो नज़र होती है वो किसका काम करती है, हमारी हॉरिजेंटल लाइन का। क्लियर है? नहीं है? और यहीं से अगर मैं किसी वस्तु को देखता हूँ बेटे, ऑब्जेक्ट को देखता हूँ ऊपर की तरफ में, जैसे यहाँ पे मेरा क्या दे दिया है, कोई ऑब्जेक्ट दे दिया है। क्या दे दिया? ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। कौन सा ऑब्जेक्ट है बेटे? पी है। तो क्या बनना है, हमने यहीं से, ये तो हो गई बेटे सीधी तक जो हमारी सीधी डायरेक्शन में लाइन होती है, दृष्टि होती है, उसे कह देते हैं उस लाइन को हॉरिजेंटल लाइन। और ऊपर की तरफ अगर कोई ऊपर हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर या नीचे कोई ऑब्जेक्ट है उसे देखते हैं, तो उसे कह देते हैं बेटे लाइन ऑफ साइट। क्या कह देते हैं? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। क्लियर है? और हमेशा याद रखो बेटे, जब हमारी हॉरिजेंटल लाइन से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, याद रखो जब हमारी हॉरिजेंटल लाइन से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो कहाँ बनेगी बेटे? हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर की तरफ ही बनेगी। जब हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर की तरफ बन रही है, तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के मध्य में क्या बन जाता है? एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एक एंगल बनता है, जिसे हम क्या किससे डिनोट कर देते हैं? थीटा से। किससे डिनोट कर देते हैं? थीटा से। और जो एंगल थीटा बनता है उसी को हम कहते हैं बेटे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कह देते हैं बेटे? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ बेटे, हम यहाँ पे खड़े थे, हमने सीधी नज़र मारी, बिल्कुल सीधी तक नज़र मार रहे हैं, तो वो क्या हो जाती है बेटे, जो हमारी सीधी तक की लाइन होती है, तो उसे कह देते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्लियर है? और जब हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर की तरफ है, जब हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर की तरफ है, तो हमारी लाइन ऑफ साइट जो दृष्टि रेखा है वो भी कहाँ बनेगी बेटे? ऊपर की तरफ बनेगी। ठीक है? बन गई। तो अब याद रखो, जब हमारी लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ बन रही है और हॉरिजेंटल लाइन ऊपर की तरफ बन रही है, तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के मध्य का जो एंगल होता है थीटा, वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है बेटे? हमेशा याद रखो, जब हमारी लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ है हॉरिजेंटल से, हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? हम एलिवेशन कहते हैं। क्लियर है बेटे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले नोट करो बेटे, आगे कराते हैं इसे इरेज करके। तो देखो बच्चों, आगे देखते हैं। अब आगे आपकी समझ में आ गया बेटे लाइन ऑफ साइट क्या होता है। क्लियर है? हमारी हॉरिजेंटल लाइन, क्लियर, जो हमारी आंखों के जस्ट सामने की जो एक रेखा सी खींचेगी, उसी को क्या कह देते हैं बेटे? हॉरिजेंटल लाइन से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। और ऊपर अगर हमारे हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर या नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हम देखें, जैसे मैं अभी इसे बेटे इसको देख रहा हूँ, याद देखो इसे, मैं ही ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो ये लाइन क्या खींच रही है? मेरी एक लाइन ऑफ साइट खींचती है। क्लियर बेटे? जब हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर या नीचे होता है, तो हमारी जो आंखें होती हैं, आंखों से उसकी तरफ देखने पर जो लाइन खींची जाएगी उसको क्या कह देते हैं बेटे? लाइन ऑफ साइट। क्लियर? ठीक है? दूसरी है बेटे एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने कह दिया है, हमारे सामने की नज़र होगी बेटे हॉरिजेंटल लाइन, और हमारी जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट अर्थात जो ऑब्जेक्ट है जिसे देखने पर हमारी लाइन ऑफ साइट बन रही है, वो ऑब्जेक्ट हमारा हॉरिजेंटल से ऊपर है, ऊपर की तरफ है बेटी। अब क्लियर है? ऊपर की तरफ है, तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के मध्य में जो हमारा एंगल बनता है थीटा, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है बेटे? चलो तो देखो आगे देखते हैं। तो देखो बेटे तीसरी हेडिंग है हमारी एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है बेटे? इसे हम कह देते हैं अवनमन कोण। क्या कह देते हैं बेटे इसे? अवनयन कोण। क्या कह देते हैं इसे? अवनयन कोण। क्लियर है? तो देखो बेटे इसके बारे में क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब याद रखो बेटे, जैसे अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं,
यहाँ पर खड़े हैं तो जस्ट हमारी नज़र भी बेटे सीधी होगी, जो सीधी नज़र बनती है वो नज़र हमारी बेटे क्या बनाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती है। क्या बनाती है बेटे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती है। क्लियर है बेटे। तो अब याद रखो मैंने बेटे बताया था एलिवेशन में कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से कैसा होना चाहिए, ऊपर की तरफ मौजूद होना चाहिए। क्लियर है। लेकिन हमारा क्या है, डिप्रेशन जो एंगल होता है उसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है बेटे वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कैसा होना चाहिए बेटे, नीचे की तरफ मौजूद होना चाहिए। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटे। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटे, हमारी जो लाइन है कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे नीचे की तरफ मौजूद है। किसमें बेटे, हमारा डिप्रेशन में। और एलिवेशन में क्या था कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर मौजूद था। क्लियर है। तो देखो बेटे अब ऐसे नाम दे लेते थे ओ एक्स और इसे दे देते हैं बेटे पी। क्लियर है। तो अब हमारे बेटे ऑब्जेक्ट यहाँ हैं, अब यहाँ से इसे देख रहे हैं, क्या हम यहाँ से खड़े होकर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो बेटे देखने पे जो लाइन बनेगी उसे क्या कह देते हैं, अभी बताया था आपको, लाइन ऑफ साइट। क्लियर है। क्या कह देते हैं उसे, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। तो देखो बेटे अब मैंने कहा था इसमें एलिवेशन में कहा था कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर मौजूद होना चाहिए, और जब ऊपर मौजूद होता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है थीटा, वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारी ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ मौजूद है। अर्थात हम कह सकते हैं एक तरह से सीधी भाषा में कि हम किसी भी मकान पर मौजूद हो सकते हैं, किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं। क्लियर है नहीं बेटे, यहाँ हम ही तो हैं बेटे। क्लियर है। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी आंख बना देते हैं। क्लियर है। यहाँ हम खड़े हैं तो हम कह सकते हैं कि हम किसी ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। क्लियर है। जैसे किसी को मान लो मकान है या कोई बिल्डिंग है या कुछ भी है, या कह सकते हैं कुतुब मीनार है, तो वहां से हम क्या देख रहे हैं बेटे, नीचे क्या गाड़ी चल रही है उनको देख रहे हैं। हो सकता है नीचे का बेटे ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हमने देखा कि बेटे हम बिल्डिंग पे खड़े हैं तो बिल्डिंग की जस्ट सामने हमारी नजर जाएगी, तो वही हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है। हमारे आंखों की जस्ट सीधे की जो लाइन होती है वो किसका काम करती है बेटे, हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करती है। जब हम आगे की तरफ देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और बेटे उस बिल्डिंग से हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। जैसे मान लो बिल्डिंग पे खड़ा हो गया, यहाँ से ये बिल्डिंग है बेटे, क्या है, एक हमारी कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार। क्लियर है बेटे। ये हो गए कुतुब मीनार जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ये हमारी नज़रों के जस्ट सामने की जो नज़र हो गई बेटे, वो किसका काम कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करेगी, बेस का काम करेगी। क्लियर है। फिर उसके बाद में देखेंगे बेटे हमारी यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी गाड़ी जा रही है या कुछ भी है हमारा, तो हम उसे नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो वो क्या बनेगा बेटे, हमारी नज़र से यहाँ तक का लाइन ऑफ साइट बनेगा, नहीं बनेगा। लाइन ऑफ साइट बनना है तो मैं कहूँगा बेटे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला थीटा, उसी को क्या कह देंगे बेटे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है बेटे। क्या कह देंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर नहीं है बेटे, किसके, ये भी किसके मतलब बनना है, हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्जेक्ट, सॉरी लाइन ऑफ साइड के बीच में। ये भी किसके बीच में बनना था बेटे, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में। लेकिन क्या था, एलिवेशन जब बनता है बेटे, जब ऑब्जेक्ट हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो, अर्थात जहां हम खड़े हुए हम हमसे ऊंचाई पर हो, हमसे ऊपर हो। क्लियर है। और जहां हम खड़े हैं या कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे ऑब्जेक्ट हो, जब हमारा जो एंगल बनता है नीचे वाला, उसे कहते हैं डिप्रेशन एंगल। क्लियर है बेटे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब उसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे बेटे, यहाँ ये बिल्डिंग हो गई, तो बिल्डिंग के जो बेटे बॉटम होता है नीचे वाला, इसे क्या करते हैं, डॉट 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 करके मिला देते हैं। क्लियर है। तो ये जो एंगल है वही ये एंगल हो जाता है। क्लियर है। और करने की प्रक्रिया इस क्वेश्चन को इसी के अनुसार होती है। ठीक है नहीं है, क्यों बेटे, ये इक्वल क्यों हो जाएंगे, कौन से एंगल हो गए बेटे, ये दोनों कौन से हो गए, कौन से हो गए, अल्टरनेट। कौन से हो गए बेटे, अल्टरनेट। क्लियर है। जो जेड की फॉर्म में बनते हैं बेटे, या कह सकते हैं दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन उनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनकी जेड की फॉर्म में बनने वाले एंगल क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। अल्टरनेट एंगल बनने, दोनों एक से होंगे तो बेटे इस एंगल को लेकर सीधा सीधा हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन के सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है। अब तो मुझे ये बताओ, इन चीज़ों को तो मैं पीछे और डिफाइन करूंगा आपको, जैसे क्वेश्चन कराते चलूंगा वैसे वैसे डिफाइन करता चलूंगा। अब मुझे ये बताओ, आपको लाइन ऑफ साइट,
एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटे इन तीनों के बारे में आपको नॉलेज हुई या नहीं हुई? हो गई। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है इसके बारे में हो गई बेटे, ठीक है। जहां हम खड़े हुए होते हैं, चाहे तो हम इमारत के ऊपर खड़े हो जाएं, चाहे कुतुब मीनार के ऊपर खड़े हो जाएं, चाहे किसी बस की डिग्गी में बैठ के या कहीं भी हो जाएं बेटे, जहां पर भी होंगे हम जस्ट सामने की जो हमारी एक लाइन सी बनाएंगे हम अपने आंखों के जस्ट सामने, वही किसका काम करती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, या कह सकते हैं बेस का काम करती है। क्लियर है बेटे? नहीं है? ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो बेटे लाइन ऑफ साइट भी ऊपर की तरफ बनेगी, और उनके बीच में बनने वाला एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब बेटे ऑब्जेक्ट हमारे जो हम खड़े हैं वहां से नीचे की तरफ है तो हमारी लाइन ऑफ साइट भी नीचे की तरफ बनेगी, और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? डिप्रेशन कहलाता है। क्लियर है बेटे? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट भी आपके बेसिक कंसेप्ट ही कराते हैं। अभी भी क्या, अभी तो हमने जो आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें जिसकी चीज़ ज़रूरत पड़ती है बेटे वो चीज़ करा दी है मैंने। लाइन ऑफ साइट करा दिया आपको, और एंगल ऑफ एलिवेशन करा दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन करा दिया। ये तीन चीज़ें मेन होती हैं। इनसे भी आगे जो भी बेटे हमें यूज में लेना है उन चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब लेंगे बेटे हम यूज में ट्रिगोनोमेट्री। इसको यूज में क्या होता है बेटे, जो हमारी हाइट ऑन डिस्टेंस जो चैप्टर दे रखा है हमारे लिए वो किस पर डिपेंड होता है? ट्रिगोनोमेट्री, या कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या किस पर डिपेंड करता है बेटे? ये चैप्टर हमारा किससे रिलेटिव है? कह सकते हैं डिपेंड करता है, या कह सकते हैं रिलेटिव है, या कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री कह सकते हैं, या कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। किसका यूज होता है बेटे इसमें? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। क्लियर है? तो आप जानती हैं बेटे ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्री माने तीन, कोणों माने कोण, मैट्रिक मात्रे मापांक। अर्थात कह सकते हैं तीन कोणों से वो मापने, तीन कोणों से बनी हुई आकृति। तो तीन कोणों से बनी हुई आकृति क्या होती है बेटे? हमारा त्रिकोण होती है, या कैसे ट्रायंगल कह सकते हैं, या त्रिकोण हिंदी में कहते हैं बेटे त्रिकोण, इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। और हमेशा याद रखो बेटे ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमेशा जो ट्रायंगल यूज में लिया जाता है वो कौन सा होता है बेटे? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कौन सा होता है बेटे हमारा? वो राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है बेटे? हमेशा याद रखो। अब इसमें जो हम चैप्टर में यूज करेंगे वो किसका ये यूज करते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। क्लियर है? तो हमने वैसे आपको ये बेटे जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 और 7 में भी समझा दिए हैं, ठीक है नहीं है? लेकिन फिर भी इसमें हमें यूज करने, इसमें दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है बेटे तीन कोणों से बनी हुई आकृति क्या होती है बेटे? कौन सी होती है? ट्रायंगल। तीन कोणों से बनी हुई आकृति कौन सी होती है बेटे? ट्रायंगल होती है। तीन एंगलों से बनी हुई आकृति और बेटे ट्रायंगल होती है। लेकिन हमेशा याद रखो ट्रायंगल तो बेटे अनेक प्रकार के होते हैं, कह सकते हैं मैनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। लेकिन हमेशा याद रखो जो ट्रिगोनोमेट्री होती है उसमें कौन से ट्रायंगल का यूज किया जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल का। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं क्या बेटे? एक होता है हमारा 90 का। क्लियर है? जैसे इसे मैं नाम दे दूं बेटे PQR, नाम दे दिया। तो देखो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया बेटे 90 डिग्री का एंगल। एक क्या होता है बेटे? 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री के जस्ट के सामने की जो बेटे हमारी क्या होती है? साइड होती है, उसी को क्या कहते हैं बेटे? हाइपोटेनस। क्या कहते हैं इसे? हाइपोटेनस कहते हैं, जो कि हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा भी कही जाती है। क्लियर है बेटे? जो 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड होती है, भुजा होती है, साइड होती है, उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। और जो कह सकते हैं कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। क्लियर है? दूसरी बात, अगर मैं बेटे इसे थीटा मान लेता हूँ, थीटा एंगल को क्या मान लेता हूँ? थीटा मान लेता हूँ, एंगल को क्या मान लेता हूँ? थीटा। तो हमेशा याद रखो बेटे जो थीटा के जस्ट सामने की साइड होगी, जस्ट अपोजिट साइड होगी, सामने का मतलब होता है जस्ट अपोजिट साइड होगी, उसी साइड को क्या कह देते हैं बेटे हम? परपेंडिकुलर। क्या कह देते हैं बेटे उसे? परपेंडिकुलर साइड। क्लियर है बेटे? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और हमारा जो थीटा एंगल बना हुआ होता है, जिस साइड के साथ बना हुआ होता है, हाइपोटेनस को छोड़ करके अन्य दूसरी साइड के जो साइड दे रखी होती है उसके साइड में बना हुआ होता है, उसे कह देते हैं बेटे हम क्या? बेस।
क्या कह देते हैं, बेस, राइट एंगल ट्राइंगल में। क्लियर है। 90 के जस्ट सामने की भुजा कही जाती है हाइपोटेनस, और जो हमारी आप 90 डिग्री के सामने की जो साइड है हाइपोटेनस कह रहे हैं, वो साइड हमारी 90 एंगल के जो एंगल दे रखा है ट्राइंगल दे रखा है उसकी सबसे बड़ी साइड होती है। अगर किसी को हम थीटा मान लेते हैं, चाहे तो इसे मान लो चाहे इसे मान लो, किसी को भी थीटा मान लेना। थीटा के जस्ट सामने की बेटे ये कौन सी साइड हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, और थीटा जिस हाइपोटेनस को छोड़ करके थीटा दूसरी जिस साइड के साथ में बना हुआ होता है उसे कहते हैं हम बेस। क्लियर है बेटे। ठीक है। अगर हम इसे थीटा मानते, इधर देखेंगे बेटे अभी कि हम अगर इसे थीटा मानते तो थीटा के सामने की ये क्या हो जाती, परपेंडिकुलर हो जाती, और दूसरे इसके इस साइड के साथ हमारा थीटा बना हुआ होता तो ये क्या हो जाती, हमारा बेस हो जाता। क्लियर है बेटे। ये तो हो गई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की कहानी अभी तक। क्लियर है बेटे। क्या हो गई कहानी। तो ये थोड़ी सी छोटी सी आप पढ़ते आ रहे हो बेटे, 8th क्लास में 9th में पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। क्लियर है। 6 में 8 में भी पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल, हो सकता है 9th में तो अगर पढ़ते ही पढ़ते। क्लियर है। तो देखो बेटे ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को यूज करते हैं इनको निकालने के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए। क्लियर है बेटे। हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, हमारा रेशियो का यूज किया जाता है। रेशियो कौन कौन से होते हैं बेटे, क्या क्या लिखा रखे हैं हमने, 6 रेशियो लिखा रखे हैं आपके लिए। कितने, 6। कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और 3 लिखा रखे हैं बेटे, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। पढ़ते आ रहे हैं बेटे, चैप्टर नंबर 6 में भी कराए हैं, चैप्टर नंबर 7 में भी कराया आपने। ठीक है। रेशियो कितने होते हैं बेटे, 6 रेशियो होते हैं। क्लियर है। और जो इन रेशियो को यूज किया जाता है बेटे, इनको यूज करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है बेटे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अर्थात किसका, ट्राइंगल का। किसका सहारा लिया जाता है, ट्राइंगल का। और कैसे ट्राइंगल का बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल का। क्लियर है। इनको बेटे कैसे यूज करते हैं, तो देखो आपको पढ़ा है बेटे 9th में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेटे जानते हैं, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। क्लियर है। तो देखो बेटे कैसे यूज करेंगे इनको, साइन को यूज करना है, किसके रेशियो को यूज करना है, साइन रेशियो को यूज करेंगे। तो क्या आता है बेटे, P अपॉन एच, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। और करते हैं कॉस थीटा को, कॉस थीटा को यूज करेंगे। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, B अपॉन एच के, अर्थात B अपॉन एच के, बेस अपॉन हाइपोटेनस के। और टेन थीटा, टेन थीटा को यूज करते हैं। टेन थीटा होता है बेटे P अपॉन बी के इक्वल, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा। इसी तरह बेटे देखो सीधे सीधे शॉर्ट में भी लिखना चाहूँ तो जो फर्स्ट का होता है बेटे, ये फर्स्ट है तो ये हो गया हमारा साइन थीटा के इक्वल। ये सेकंड वाला है तो बेटे सेकंड नंबर में भी क्या आ रहा है, हमारा कॉस आ रहा है। यो सीक्वेंस में लो बेटे, लंबाई वाले सीक्वेंस में लेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा, साइन है, तो सबसे पहले के बराबर होगा क्या, साइन थीटा P अपॉन एच के। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, तो सेकंड पे किसके बराबर हो गया, B अपॉन एच के। तीसरे नंबर पे आ रहा है बेटे टेन थीटा, टेन थीटा कौन से हो जाएगा बेटे, तीसरे नंबर के इक्वल। तीसरे पे क्या आ रहा है बेटे, P अपॉन बी के। क्लियर है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। इसी तरह अगर बेटे इसे हम उल्टा कर दें, इसे हम उल्टा करके बोल दें तो क्या हो जाएगा बेटे, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। इसे उल्टा करके लिख दिया है तो देखो बेटे अब क्या हो जाएगा हमारा, अब ये वाला सीक्वेंस चालू हो जाएगा उल्टे में। कोसेक थीटा फर्स्ट नंबर पे आ रहा है बेटे, कोसेक किस पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, एच अपॉन पी, तो ये हो जाएगा बेटे कोसेक थीटा। क्लियर है, क्या हो गया बेटे, कोसेक थीटा हो गया एच अपॉन पी के इक्वल सेक थीटा। सेक थीटा दूसरे नंबर पे बेटे, कोसेक के बाद में दूसरे पे नंबर पे क्या है, एच अपॉन बी, तो दूसरे नंबर का हो गया बेटे ये सेक थीटा। और हमारा कॉट थीटा तीसरे नंबर पे आ रहा है तो बेटे तीसरे नंबर पे ये है तो ये इसके बराबर हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। क्लियर है, तो देखो इधर लिख भी सकते हैं बेटे इसे। सबसे पहले ले लो कोसेक, कोसेक थीटा क्या हो गया, एच अपॉन पी के, क्या हो गया बेटे, एच अपॉन पी के। फिर ले लेते हैं बेटे हमारा सेक, सेक थीटा, सेक थीटा में क्या हो गया, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तीसरा ले लेते हैं बेटे हम कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके बराबर है, बी अपॉन पी के, बी अपॉन पी के। क्लियर है बेटे। उल्ट
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके कहेंगे तो ये साइन कोस टेन के लिए हो जाता है। अगर उल्टा करके बोल दें हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद तो ये कोसेक सेक और कोट के लिए यूज में आता है। दूसरी बात है, अगर सीधी सीधी अगर इसे भी याद ना रख पाएँ तो दूसरी बता देते हैं कि बेटे साइन का कोसेक हमेशा उल्टा होता है। तो देखो साइन क्या होता है P अपॉन एच और कोसेक क्या हो गया H अपॉन P। क्लियर है, कह सकते हैं कि कोसेक हमारा साइन का अपोजिट होता है। कॉस क्या होता है B अपॉन एच होता है और सेक क्या होता है बेटे H अपॉन बी। तो देखो बेटे क्या है अपोजिट है तो कह सकते हैं कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा। इसी तरह बेटे टेन थीटा क्या होता है बेटे P अपॉन बी और कॉट थीटा क्या है B अपॉन P। तो क्या दिख रहा है आपको कि कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है, अर्थात कह सकते हैं साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट अपोजिट होता है। क्लियर है बेटे। तो जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो यूज में आते थे बेटे ये वाली फॉर्म हमारी इसमें यूज में आएगी पूरी की पूरी। क्लियर है। इसमें भी बता दूं बेटे कि ये आपकी ये वाली जो साइड है साइन कॉस वाली ये आपकी 99% यूज में आएगी और इसमें से भी 99% में से भी ये टेन थीटा आपका 90% यूज में आएगा। समझ गए। हमारा सबसे ज़्यादा जो 8 चैप्टर है 8 चैप्टर में इनमें रेशियो में से यूज में आने वाला सबसे ज़्यादा कहाँ है बेटे टेन थीटा। क्लियर है। इनका तो बेटे 2-4% ही यूज में लेते हैं। क्लियर है, नहीं 1-8% कह सकते हैं या 2-4% कह सकते हैं, उतना ही यूज में लेंगे। नहीं तो हमारा साइन कॉस और टेन 99% यूज में लेते हैं और इस 99% यूज में से भी 90% हमारा टेन थीटा यूज में लिया जाता है। क्लियर है बेटे, ठीक है, नहीं है यहाँ तक क्लियर है। तो देखो इसे नोट करो, आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों अभी तक हमारी जो बेसिक कंसेप्ट यूज में आते हैं वो चीज़ बता दी हमने आपको। एक और चीज़ हम बता देते हैं, अभी आपको बताया था मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमेशा किस में लगता है बेटे राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इसमें एक नॉलेज और बता देता हूँ क्या होता है। ABC ये हो गया बेटे 90 डिग्री का। क्लियर है। तो देखो मैं अब इसमें बता देता हूँ, मैंने बताया था कि 90 डिग्री के जस्ट सामने का जो साइड होती है सामने की उसे क्या कहते हैं बेटे हाइपोटेनस कहते हैं। क्लियर है। अगर मैंने मान लो इसे एंगल को थीटा मान लिया तो जो एंगल मैंने थीटा माना है उसकी जस्ट सामने की साइड को मैंने क्या बताया था परपेंडिकुलर। ठीक है। और बेटे जो एंगल हमारे हाइपोटेनस साइड को छोड़ करके अन्य साइड के साथ में बना हुआ होता है उसे क्या कह देते हैं हम बेस। यही बताया था बेटे अभी तक मैंने। राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीनों साइड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं ये बताया था। लेकिन एक चीज़ में और बता देता हूँ आपको, हमेशा याद रखो बेटे अगर इसमें 8 चैप्टर में हमारे जो क्वेश्चन होते हैं जो हमारी परपेंडिकुलर साइड है ना, परपेंडिकुलर साइड कौन सी होती है जो साइड हमारी बेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एकदम सीधी लट्ठे की तरह ठाड़ी हो जाए उस पर आके। क्लियर है बेटे, ना तो वो इधर झुके ना इधर झुके। क्लियर है, एकदम सीधी तक खड़ी रहे, वही तो 90 का एंगल बनाती है, उसी को क्या कह देते हैं बेटे हम परपेंडिकुलर यूज में ले रहे हैं। चलो तो देखो बेटे जो हमारी ये सीधी तरह खड़ी हुई होती है उसे कह रहे हैं हम परपेंडिकुलर। और हमेशा याद रखो बेटे हमारा 8 चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें इसी लाइन को जो परपेंडिकुलर है उसे हम यूज में लेते हैं हाइट के लिए। क्या कह सकते हैं इसे बेटे हम हाइट भी कह सकते हैं। इस चैप्टर में जो परपेंडिकुलर वाली साइड है उसे हम किस नाम से यूज में लेते हैं हाइट के नाम से 95%। क्लियर है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में इसके लिए बेटे एक शब्द भी और यूज में आ जाता है, वर्टिकली लाइन कह सकते हैं या वर्टिकली कह सकते हैं। क्लियर है बेटे, क्या कह सकते हैं इसे वर्टिकली लाइन, एकदम सीधी खड़ी हुई लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन हिंदी में कहें तो। अगर क्लियर है बेटे नहीं है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर में यूज में आने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, रेशियो के लिए क्या होता है बेटे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। क्लियर है। राइट एंगल ट्रायंगल जो परपेंडिकुलर होती है उस साइड को अन्य नामों से भी जानते हैं बेटे हाइट के नाम से। हर क्वेश्चन में यूज में लेना बेटे हाइट के नाम से यूज में लेंगे, अन्य किसी नाम से भी जानते हैं तो क्या होता है बेटे वर्टिकली लाइन भी कह सकते हैं। क्लियर है बेटे। और जो हमारा बेटे बेस होता है उसे किस नाम से भी जान सकते हैं। इसमें क्वेश्चनों में बेटे किसी किसी नाम देता है, जिस क्वेश्चनों में जो शब्द यूज किए उनको बता रहा हूँ मैं।
हाइट के नाम से भी यूज कर सकता है और वर्टिकली लाइन से भी यूज कर सकता है। अगर हमारे लिए हाइट और वर्टिकली शब्द आ जाए तो हम क्या कहेंगे बेटे, वो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है या कह सकते हैं साइड है। क्लियर है बेटे, नहीं है? तो देखो इसी तरह हमारा जो बेस होता है, इसमें हमारे क्वेश्चंस में इस बेस को किस नाम से डिनोट कर देते हैं बेटे, हॉरिजेंटल लाइन। क्लियर है? क्या किस नाम से ले सकते हैं बेटे, हॉरिजेंटल लाइन के नाम से भी यूज में ले सकते हैं। जो हमारा बेस होता है, बेस के लिए कौन सा शब्द यूज में लिया जाता है, हॉरिजेंटल नाम यूज में लिया जाता है। और कभी कभी हो सकता है बेटे इनके लिए एक और शब्द भी यूज में लेते हैं हम, क्या होता है वो, बॉटम लाइन। क्या कह सकते हैं, बॉटम लाइन भी कह सकता है, या लाइन की जगह बेटे वो क्या कह सकता है, पॉइंट भी कह सकता है। क्लियर है? जो क्या होता है पॉइंट, हमारी जो बेटे एक सीधी खड़ी हुई होती है, क्या कि हमारी क्वेश्चन में हो सकता है वो से कहते हैं कुतुब मीनार है, या कह सकता है कोई बिल्डिंग है, या कह सकता है कोई हमारा मकान है, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो जो हमारी बिल्डिंग या कुतुब मीनार है वो बनी हुई होती है, उसका जो नीचे का पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, उसी को क्या कह देते हैं बेटे, बॉटम पॉइंट। क्लियर है बेटे, नहीं है? अर्थात मैं एक सीधी सीधी भाषा में कहना चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ कि हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, उसमें जो परपेंडिकुलर साइड होती है, हमारे परपेंडिकुलर जो साइड होती है, उस साइड को हमारे क्वेश्चंस में हाइट और वर्टिकल लाइन से भी यूज में लिया जाएगा उसके लिए। और हमारा जो बेस है, बेस के लिए कौन कौन से शब्द यूज में लिए जा सकते हैं, हमारे क्वेश्चंस में लिए जाते हैं, हॉरिजेंटल लाइन या कह सकते हैं बॉटम पॉइंट या बॉटम लाइन। क्लियर है बेटे? और जो हमारी हाइपोटेनस है तो वो तो हाइपोटेनस के नाम से ही जानी जाएगी। क्लियर है बेटे, नहीं है? ठीक है, नहीं है? समझ में आया बेटे कौन कौन शब्द यूज में लिए जाएंगे? क्लियर है? तो देखो बेटे इसके साथ में एक और चीज बता देता हूं मैं आपको। एक लिया जाता है बेटे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और दूसरा शब्द है हमारा सप्लीमेंट्री। क्या है बेटे? कॉम्प्लीमेंट्री और एक है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बेटे, इसे हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है बेटे ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हमेशा कितना हो, 90 एंगल हो। कितना? 90 एंगल हो। अर्थात मैं कह दूं कि हमारे पास किसी क्वेश्चन में मैं कह दूं कि हमारे पास दो एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, गिवन है हमारे लिए, मैं कह दूं आपसे गिवन है हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? ठीक है, नहीं है? उसमें से जो फर्स्ट एंगल है वो दे रखा है मेरे लिए कितने का बेटे, हमारे लिए दे देगा 55 का। क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूँ, गिवन है कि दो एंगल्स हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से एक एंगल्स हमारा कितने का दे रखा है, 55 का दे रखा है। और आपसे कह दूं सेकंड का निकालो तो बेटे निकाल सकते हैं क्या नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं जानता हूं कि दोनों का सम कितना होता है, कितना होता है बेटे, 90। कितना होता है, 90। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 हो। अर्थात मैंने दोनों एंगल्सों का सम कितना कर दिया, 90 कर दिया। उसमें से एक एंगल्स कितने का दे रखा है बेटे, 55 का, तो प्लस दूसरे का निकाल देते हैं। क्या करते हैं, 90 में से 55 को माइनस कर दें तो कितना आएगा बेटे हमारा, कितना आएगा, 35 डिग्री। क्लियर है, नहीं है? समझ में आया नहीं आया? अगर हमारे लिए एक एंगल दे रखा है उसको 90 में से माइनस कर दें तो दूसरा आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका सम हमेशा कितना होता है बेटे, सम 90 डिग्री होता है। क्लियर है? जब 90 डिग्री होता है, एक दे रखा है तो बेटे उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्लियर है? तो बेटे हमेशा याद रखो, कभी कभी इसमें क्या यूज में ले लेता है कि हमारे लिए दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, एक एंगल से मान लेते हैं 90 का, तो बेटे दूसरा कितने का बच जाएगा, 90 माइनस थीटा का। क्लियर है? हमारे दो एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से एक एंगल कितना है बेटे, थीटा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा बेटे, 90 माइनस थीटा मान लेते हैं। क्लियर है, नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं दोनों का सम 90 है, तो दूसरा कैसा हो जाएगा, पहले को माइनस कर देंगे तो दूसरा बचेगा। क्लियर है बेटे? आया समझ में, नहीं आया? क्लियर है? एक मान लिया थीटा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है? इस तरह हम लेट मतलब मान के करते हैं। क्लियर है बेटे? तो सप्लीमेंट्री जानते हैं बेटे, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है बेटे हमारा, कितना होता है, 180। कितना होता है, 180 होता है। तो बेटे सेम होगा कि अगर हमारा एक एंगल थीटा है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा।
क्लियर है बेटे? नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हमेशा याद रखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। इसका होता है 180 और इसका होता है बेटे 90। अगर एक थीटा है तो दूसरे का कितना हो जाएगा एंगल? 90 माइनस थीटा। इसी तरह सप्लीमेंट्री में एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा बेटे? 180 माइनस थीटा। क्लियर है? और ये समझ में आई गई बेटे? क्लियर है? नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ये बेटे इसी के साथ में हमारा बेसिक कंसेप्ट पूरे हुए, कंप्लीट हैं। अगर किसी को बेटे अभी भी कोई डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। क्लियर है? और इसका जवाब भी हम आपको जरूर देंगे। क्लियर? ठीक है? नहीं है? और बेटे इसके नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में अगर बेटे हमें कुछ याद आ जाएगा, अगर बेसिक कंसेप्ट कुछ बच रहा होगा, वैसे बचा नहीं है, आप वो 99.99% या कह सकते हैं 100% हमने करा दिए हैं जो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। ठीक है? फिर भी बच रहा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, नहीं तो क्या कराएंगे बेटे? आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 से। क्लियर है? तब तक के लिए धन्यवाद।